नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ देश की, विदेशों की बड़ी खबरें होती हैं, उस पर चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन खबरों के पीछे भी क्या कुछ हो रहा है। देश भर में किसान आंदोलित हैं। वो केंद्र सरकार के ज़रिए 3 जो नए कानून लाए गए हैं, उनको वापस कराने की मांग कर रहे हैं और इस वक्त ऐसा लगता है कि सरकार भी बात करने के लिए, कुछ हल करने के लिए या कुछ वादे करने के लिए शायद तैयार है। अभी जब हमारी बात हो रही है, इस वक्त कुछ देर के बाद में गृह मंत्री से किसान लीडर्स मिलने वाले हैं और जब आप इसको देखेंगे तो तब सरकार के साथ किसान लीडरों की बाकायदा बातचीत यानी 9 दिसंबर को जब होगी, तब हमें आप इस कार्यक्रम को देखेंगे। इस सब को समझने के लिए मैंने खास मेहमान को दावत दी है, मीम अफजल साहब को, जो कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं और फॉर्मर एम्बेसडर हैं। मीम अफजल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अब से पहले की जो तहरीकें इस हुकूमत के खिलाफ चली हैं, चाहे वो एनआरसी, सीएए के खिलाफ हो या जीएसटी के खिलाफ हो, अब किसानों की जो ये तहरीक है, इसे आप किस तरह से अलग देखते हैं? क्या कुछ है जो इसके बाद सरकार ऐसा लगता है कि वो बात करने के तो मूड में जरूर है? आखिर क्या डिफरेंट है? देखिए, जितनी भी तहरीकें चली, उन सब में एक बात तो बहुत क्लियर है कि तहरीकें हमेशा सरकार की पॉलिसी के खिलाफ चली है। चाहे वो सीएए हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर के चला हो मामला, चाहे वो एनआरसी को लेकर के चला हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो। जब आवाम के अंदर या किसी एक तबके के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है किसी कानून के बनने से, या वो उसको गलत समझते हैं, या पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी लोगों की है, इसके बावजूद कि मेजॉरिटी इनकी है, लेकिन प्राइवेटली बात करें तो बड़ी तादाद में लोग सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ नजर आते हैं। खाली अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अलाइज हैं, वो भी दबी जबान में अपने दुख का इजहार करते रहते हैं इधर उधर। ये अलहदा बात है कि ना वो टीवी पे दिखाया जाता है उनको, ना उनका कोई बयान छपता है, लेकिन हम दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, हमको काफी कुछ ज्ञान रहता है कि किन किन चीजों पर किन किन लोगों की कहां तक क्या राय है। तो एक बात तो मैंने कहा कि तय है कि जो भी कुछ होता है वो सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ होता है। अब आइए, फिलहाल जो किसानों का जो मसला है, मसला क्या है? मसला सिर्फ इतना है कि सरकार अचानक, जब कोविड का जबरदस्त गहमा गहमी और परेशानी से पूरा मुल्क दो चार था, तो अचानक ही किसानों के लिए एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं और उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन होता है, उसके अंदर इसको जबरदस्ती इस तरह पास कराते हैं, वाइस वोट से पास करा लेते हैं, जबकि सारी अपोजिशन जमाते हैं उस वक्त भी वही बात कर रही थी जो इस वक्त कर रही है। किसान भी वही बात उस वक्त कर रहे थे जो इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपका जो दिल चाहेगा आप करेंगे, और ये भी आप ही तय करेंगे कि मेरा भला किस चीज के अंदर है। किसान का भला किसान बताएगा ना। एनआरसी में जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वही बताएंगे ना कि किसका भला कहाँ है। सीएए के अंदर जिसका भला हो रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है, वही तो बोल सकते हैं ना, वो अपनी राय तो दे सकते हैं। अब वो जब अपनी राय देते हैं तो ये सुनते नहीं है, और फिर जब तहरीक चलाते हैं तो उसको ताकत से कुचलने की कोशिश करते हैं। सीएए के पूरे आंदोलन को 4 महीने चला, आज किसानों का आंदोलन को 13 दिन हुए हैं ना, और सरकार 5 बातचीत कर चुकी है। सीएए का आंदोलन जो चला वो 4 महीने चला। सरकार का कोई बड़ा वजीर, सरकार का कोई जिम्मेदार तो छोड़ दीजिए, किसी टटपुंजिए
लीडर ने भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उसकी सरकार की तरफ से या किसी ऑफिसर ने जाकर उन खवातीन से बात नहीं की। इनको ये एहसास नहीं है कि दुनिया के अंदर शायद पहली बार खवातीन का इतना बड़ा आंदोलन भारत के अंदर छिड़ा और वो सड़कों पर उतर आई, लेकिन सरकार को फिक्र नहीं है, क्योंकि मामला माइनॉरिटीज से रिलेटेड था। अगर माइनॉरिटीज से रिलेटेड होता है तो वो चीजों को बढ़ाते हैं और उसके जरिए पोलराइजेशन करके उस आग पे अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। किसानों के मसले पर इनको दिखाई दे गया कि आम किसान वो इनके इन बिलों के खिलाफ है जो इन्होंने पास किए हैं, उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ थे जो ये लेकर के आए थे। कहते हैं हमने आपको बड़ा जबरदस्त आपको एक तोहफा दे दिया, किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, हमने ये किया, हमने वो किया। पिछले 13 दिन से और उससे पहले से भी जब पंजाब के अंदर आंदोलन कर रहे थे किसान, तो उस वक्त सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। अब जब मामला गले तक आ गया, बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर तक किसान पहुंच गए, चारों तरफ से दिल्ली को ब्लॉक कर दिया गया है, तो आपको अब बातचीत की फिक्र सताई है। उसके बावजूद ये तजर्बे साथ साथ करते रहते हैं। अब क्या नया तजर्बा किया? सीए आया था तो उसमें पाकिस्तान का हाथ था। जब स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट चला जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, तो वो देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया। और अब किसानों का चला तो किसानों से एक तरफ बातचीत का नाटक चल रहा है और दूसरी तरफ से इनके लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर वो खालिस्तान का हाथ है, इसमें तो पाकिस्तान घुसा हुआ है, ये तो खालिस्तानियों के इशारे पर सब चल रहा है, पाकिस्तान के इशारे पर खालिस्तानियों चला रहे हैं इसको। आप हर माइनॉरिटी को जलीलो ख्वार करने का काम करते हैं। उनको आप इस मुल्क का शहरी नहीं समझते। कोई आपसे सवाल पूछे, आपका पहला जुमला ये होता है कि जो इनसे सवाल पूछे वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, वो पाकिस्तान का एजेंट है, वो खालिस्तान का नुमाइंदा है, वो दहशतगर्दों का साथी है। कश्मीर के अंदर आप यही करते रहे, वहां तो चलो कहीं दूर दूर तक आप देखेंगे तो टेररिज्म है, आपको कहना पड़ेगा। लेकिन क्या कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों को नहीं फंसाया गया? क्या दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ उसके अंदर भी पाकिस्तान का हाथ था? अभी तक वो हाथ तलाश नहीं कर पाए। जो लोग मरे हैं उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हीं के लोग जेल में हैं, उन्हीं की जमानतें नहीं हो रही हैं। पुलिस रोजाना लगाती है एक नई दफा। उमर खालिद को बंद किया हुआ, कोई चार्ज है क्या उसके ऊपर? एक सबूत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये पुलिस भी जानती है, सरकार भी जानती है और अदालतें भी अब समझ रही हैं। लेकिन सरकार की जिद है एक नौजवान लड़के को सलाखों के पीछे रख करके एक मैसेज देना है। दो तरफ मैसेज देना है। एक मैसेज देना है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, दूसरों को मैसेज देना है कि हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो ये जो सरकार की पॉलिसी है वो आज भी नजर आ रही है। और आपने भी सही कहा कि अभी 7 बजे जो हमारे मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह साहब हैं, जो एक तरह से दूसरी सबसे बड़ी ताकत है मोदी जी के बाद, उन्होंने मीटिंग बुला ली है, जबकि कल तो मीटिंग फिक्स थी। अमित शाह जी को आना चाहिए था वहां। मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर जो काम सारी अपोजिशन पार्टियां नहीं कर सकी, यानी सरकार को इस कानून के बारे में कोई नर्म रवैया तैयार करने में, उनके अंदर ये तब्दीली लाने में वो कामयाब नहीं हो सकती। वो किसान एक तरह से कामयाब हुए हैं इस हद तक तो कि वो बात कर रहे हैं, कहीं अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। आखिर ये अपोजिशन पार्टियां इतनी कमजोर कैसे हो गई कि ठीक है कि तादाद कम है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं चल पाता, कोई जोर दे करके वो बात नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ही
कमजोर सतह पर अपोजिशन पार्टियां कहीं पहुंच गई? देखिए काजमी साहब, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में जब ये पहले ऑर्डिनेंस जब आया था और उसके बाद पार्लियामेंट में बिल आया, तो इसकी मुखालफत किसानों ने नहीं की थी वहां जाकर के, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी मुखालफत की थी। खुद इनका एक अलाइज जो पिछले दसियों साल से इनके साथ है, अकाली दल, उसका रुख क्या था? आज हरियाणा के अंदर जो चौटाला हैं, उनका रुख क्या है? इनके सहयोगी हैं वो। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब आवाज उठाती हैं तो मूवमेंट बनता है, और मूवमेंट जिन लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है वही लोग बाहर निकल करके आते हैं। किसानों की शुरू में ये समझ में नहीं आता था कि भाई ये बिल जो लाया गया है क्या है, इसमें क्या है, लेकिन उनको जब पॉलिटिकल पार्टीज ने देखा कि भाई ये गलत चीज है और उसका जिक्र किया और उसका तस्करा हुआ और उस पर डिस्कशन होने लगे, तो किसानों को भी महसूस हुआ, उन्होंने भी गहराई के साथ इसका जायजा लेना शुरू किया और महसूस किया ये तो धोखा दिया जा रहा है। तो ये कहना कि पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो कोई नहीं खड़ा कर सका। देखिए एक बात, हर चीज पर पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा किया जाए, पॉलिटिकल मूवमेंट भी तो आवाम से ही बनता है ना। अगर कांग्रेस पार्टी कोई मूवमेंट खड़ा करती है, उसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि लोग कितना साथ में आते हैं। तो जिस वक्त वो ये काम कर रहा है तो उस वक्त किसान जाग रहा था और उसने किसान ने काम किया। लेकिन जब किसान पूरी तरह से मैदान में आ गया तो पॉलिटिकल पार्टी ने किसी हद तक अपने आप को पीछे कर लिया कि वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या इल्जाम लगाएगी। कल से जो लगाना शुरू किया, जो ही बंद के लिए हमारी तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और 17 दूसरी पार्टियों की 16 पार्टियों की तरफ से ऐलान आया कि हम बंद को सपोर्ट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे दिग्गज जो हैं वो मैदान में उतर आए और गिनवाने लगे कि इन्होंने क्या किया। अरे भाई, हमने 10 साल पहले जो कुछ किया, हमने उससे पहले जो कुछ भी किया, आप पिछले 6 साल से हो, आपने क्या किया? अगर हमने गलत किया था तो आप सही करो। हमारा हवाला दे दे के शरद पवार जी का एक 10 साल पुराना लेटर निकालना है कोई, उसको दिखाते फिर रहे हैं इनके वजीर, सारे प्रवक्ता एक ही जैसी जबान बोल रहे हैं। और तो और छोड़ दीजिए, इनको किसान नहीं मिल रहा है। अभी एक वेबसाइट पर बाकायदा एक ऐसे आदमी की तस्वीर आई जो भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड कार्यकर्ता है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े लीडर के साथ दिखाई देता है, कभी आईटी सेल के चेयरमैन के साथ नजर आता है, कभी किसी दूसरे आरएसएस के लीडर के साथ नजर आता है, और वो इस किसान के मूवमेंट में पगड़ी बांध करके इंटरव्यू दे रहा है कि मैं तो किसान हूं और मुझे कोई इस बिल से परेशानी नहीं है। अरे 4-6 किसान तो पकड़ लाते हैं, करोड़ों किसान हैं इस देश के अंदर, वो भी आप जो आपके वर्कर है उन्हीं को किसान बना के पेश कर रहा हूं, भी शहर के लोग। आज अभी 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 एक अभी एक खबर है कि अन्ना हजारे ने भी इस किसानों को सपोर्ट करने की बात कही है। बहुत से लोगों का कहना है अब तक कि अन्ना हजारे खुद बीजेपी के लिए काम करते रहे, तो क्या अन्ना हजारे के जरिए इसको डिट्रैक्ट करने की कहीं कोई कोशिश हो सकती है? क्योंकि उनकी एक इमेज बनाई गई थी गांधीवादी नेता, और अब वो किसानों की सपोर्ट में आए हैं। आपको क्या लगता है, इसमें भी कहीं कोई चीज ऐसी हो सकती है? अन्ना हजारे के बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। अब उनके आराम का वक्त है, उनकी बड़ी तस्वीरें आई हैं कि वो आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। उन्होंने इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, लेकिन जवाम ने उस टाइम नहीं सुनी इनकी बात। सिर्फ ये समझ रहे थे कि इनसे बड़ा कोई सेकंड गांधी पैदा नहीं हुआ। आज वो गांधी जी के टखने के बराबर भी नहीं है। जो अपने आप को दूसरा गांधी समझ रहे थे, उनकी हैसियत गांधी जी के टखने तक भी नहीं है। टखने क्या, मैं तो कहता हूं उससे भी नीचे कहीं होंगे वो। और आज वो खड़े हो, अभी क्यों नहीं बोले इतने दिनों से? जब ये ऑर्डिनेंस आया तो क्यों नहीं बोले? उसके बाद अगर बिल ला करके कानून बना दिया गया तो क्यों नहीं बोले? आप मुझे बताइए काजमी साहब, मैं आपसे बहुत मुख्तसर बात करना चाहता हूं, आपके पास इतना वक्त नहीं है। जी जी। इसमें झगड़ा क्या है?
असल तो मसला ये है, हमें ये डिस्कस करना चाहिए इसमें झगड़ा क्या है। हाँ, अब इसमें आप बताइए इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया, ये असल मकसद इसका क्या था, ये इस पे भी इसका थोड़ी सी बात असल आपसे होगी। मकसद इन शॉर्ट ये है कि सरमायादार चंद पूंजीपति घराने, जिन्होंने इस देश की तकरीबन 80% 70% दौलत पर कब्जा किया हुआ है, और जो आज इस सरकार के साथ खड़े हुए हैं, इनको पैसा, दल बल सब चीज से मदद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोविड के आने के बाद और उससे पहले जो इकोनॉमी की स्थिति खराब हुई है, उसको एक दूसरा कारोबार अता करने के लिए ये एक पूरी साजिश की गई है। और वो साजिश ये है, दूसरा कारोबार थोड़ा सा और बता दीजिए, दूसरा कारोबार आप किस तरह से देख। ये कारोबार इस तरह से है कि एग्रीकल्चर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस है, यानी फैला हुआ है बहुत। इसके अंदर मनी वाइज शायद उतना ना हो जितना इंडस्ट्रीज को मिलाकर के कहा जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा फैला हुआ कारोबार है। अब हो क्या रहा है, फैक्ट्रियों का माल तो बिकना बंद हो गया, सेल कहीं है नहीं, कारोबार सब ठप पड़े हुए हैं, लेकिन रोटी तो खाएगा इंसान, अनाज तो चाहिए, दाल तो चाहिए उसको, सब्जी तो चाहिए, उसके बगैर तो रह नहीं सकता। आप 10 रुपए किलो बेच लो कि 90 रुपए किलो बेच लो, 100 रुपए किलो बेच लो, बेचारे को मजबूर है। पहले किलो खरीदता था, आजकल पाव खरीद रहा है, 200 ग्राम खरीद रहा है, 100 ग्राम खरीद रहा है। तो उस कारोबार में पूंजीपतियों का पहली बार बाकायदा एक हिस्सा डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो इस पर भी कब्जा करें। और उसके लिए आपने जो पूरे बिलों का आप गौर से जायजा लें, तो उसका मकसद ये है कि किसानों को उनके फायदे के नाम पर ये कहा जा रहा है कि अब अपना माल जो है आप किसी को भी भेज सकते हो, किसी को भी बेचना। अब आप जाके मुल्क के किसी से भी अपने अनाज बेच सकते हो। जिसका 5 एकड़ का फार्म है, जिसका 10 एकड़ का फार्म है, जिसका 2 एकड़ का फार्म है, वो बेचारा जाके मंडी में बेच लिया करता था, या जिसको एमएसपी मिल जाती थी, थोड़ी मिलती थी, सारी नहीं मिलती थी, लेकिन मिल जाती थी, तो उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। अब ये चाहते हैं कि वो सारा कोई एक आदमी सौदा कर ले उसका, 1 या 2 या 10 20 या 20, पूरे देश के अंदर अगर 50 भी हो तो बहुत है। तो आप उनका सौदा कर लो, शुरू में आप उनको अच्छे रेट दो। किसी ने सही मिसाल दी थी, जैसे जियो आया था ना, मुफ्त में दिया गया, और उसके नतीजे में दूसरी कंपनियां बंद हो गई, और जब दूसरी कंपनियां बंद हो गई तो जियो ने अपना प्लान जो है 330 रुपए और 350 रुपए और 499 रुपए फटाफट डालने शुरू कर दिए। आज जियो जो है खूब पैसे कमा रहा है। ये एग्जैक्टली जो जियो ने किया वो ये किसान के साथ करना चाह रहे हैं कि आप शुरू में उनको चारा डालो, और जब वो आपके चारे को निगलने की कोशिश करें तो कांटा जो उनके गले में अटक जाए, और फिर आप उस कांटे को पकड़ के मछली को ही पूरी निकाल लो। तो ये काम कर रहे हैं ये, और ये तो सबके सामने है। अच्छा, मैं सिर्फ पूछता हूं कि बिल, भाई जब कोई बिल सरकार लाती है तो उसकी डिमांड होती है ना, किसी कम्युनिटी की, किसी वर्ग की कोई डिमांड होती है कि जी कानून लाना। मोदी जी बगैर डिमांड के सब चीज करते हैं। नोटबंदी बगैर किसी डिमांड के की, जीएसटी बगैर डिमांड के की, तलाक बिल बगैर डिमांड के किया, एनआरसी सीए बगैर डिमांड के कर रहे हैं, और अब किसानों के लिए भी कह रहे हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं बस। अबे भाई, जिसका मसला है उससे तो पूछो जी, उससे क्यों नहीं पूछते आप? अच्छा उससे नहीं पूछ रहे। अच्छा, मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको। हाँ, बताइए। आप उससे पूछ नहीं रहे। आज वो आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि भैया हमने मांगा नहीं आपसे, ये तोहफा आप हमको जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? मेरी सालगिरह है क्या? क्यों आप ये तोहफा लेकर के आए हो? ये 3 जो बड़े बड़े आपके तोहफे हैं, ये तोहफे नहीं है, ये 3 बम हैं जिससे आप पूरी किसान बिरादरी को और एग्रीकल्चर को खत्म करना चाहते हो, चंद लोगों के हाथ में देना चाहते हो। और अगर नहीं देना चाहते, एक ही पॉइंट है, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जिसका जिक्र हो सकता है। एक ही पॉइंट है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
वो कहते हैं कि आप इसे लीगल कर दो, चाहे टाटा खरीदे, चाहे बिरला खरीदे, चाहे छोटा दुकानदार खरीदे, चाहे मंडी खरीदे, चाहे सरकार खरीदे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उसको खरीदना पड़ेगा, और नहीं खरीदेगा तो वो जुर्म माना जाएगा। इसको लीगल कर दीजिए आप। सरकार घुमा घुमा के बातें कर रही है, हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए किया, हम पर भरोसा करो। लिख के नहीं दोगे आप, कानून नहीं बनाओगे। इतना लंबा चौड़ा कानून बना दिया, एक एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना रहे? आपका क्या इंटरेस्ट है ये बता दीजिए मुझको। भाई सरकार का इंटरेस्ट किसान में होना चाहिए ना, किसानों का बिल है ये, तो किसान को फायदा पहुंचाने वाला काम करो। आपका क्या इंटरेस्ट है कि आप एमएसपी को कंपलसरी नहीं कर रहे हैं कि एमएसपी से कम रेट पर जो लेगा वो साला जेल जाएगा? क्यों नहीं कर रहे हैं आप उसको? अच्छा, मैं आपके तजर्बात की रोशनी में एक चीज समझना चाहता हूं। 6 साल की हमने ये सरकार देख ली, 6 साल से देख रहे हैं कि इनका काम करने का तरीका क्या है। और आपने जैसा कि बताया कि बगैर मांग किए कानून ला रहे हैं, तब्दीलियां कर रहे हैं। यानी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना कुछ एक सेट एजेंडा बनाया हुआ है और वो उस पर उसको पूरा करना चाहते हैं। आवाम मांग करें ना करें इसकी उन्हें परवाह नहीं। लेकिन अब जिस वक्त हमारी आपकी बात हो रही है, किसानों का प्रोटेस्ट इतना ताकत इख्तियार कर चुका है, पूरी दिल्ली को घेरा हुआ है। अब क्या आपको लगता है कि सरकार वाकई किसानों की भलाई के लिए कोई फैसला देगी या सिर्फ वादे करके इनको वापस कर? देखिए, वादों से तो वापस होने वाले लग नहीं रहे, और ये करने वाले हैं नहीं। ये दोनों बातें हैं। दोनों बातें हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा वो भी मैं उस पर रोशनी डालना चाहता तो डाल सकता था, लेकिन नहीं डालूंगा मैं, इसलिए कि मैं ये नहीं समझता कि इस वक्त उसकी जरूरत है। लेकिन ये बात मुझे मेरे हलक से नहीं उतरती कि मोदी सरकार का जो रवैया पिछले 6 साल में हर किसी के मूवमेंट के खिलाफ रहा है, उसमें कोई तब्दीली आ जाएगी। क्या आप नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड की तरफ से एक जरा सा ऑर्डर चला जाए कि भाई इनको खालिस्तानी मत बोलो? नहीं बोल तो बोलेगा कोई? हिम्मत है किसी की? ये कौन बोलवा रहा है? आप क्या समझ रहे हो? आप इनको दहशतगर्द बताओगे, आप इनको खालिस्तानी बताओगे और देश को गुमराह करने का काम करोगे। ये बताओगे कि ये खालिस किसी एक वर्ग का मूवमेंट है, ये एक वर्ग का मूवमेंट नहीं है। किसान जो है वो सिख भी है, मुसलमान भी है और हिंदू भी है, और उसके अंदर सभी वर्गों के लोग हैं। किसान किसान है, उसका कोई धर्म नहीं है। उसका जो धर्म है वो उसके घर में है। खेत के अंदर उसका एक ही धर्म है कि देश के लिए अन्न पैदा करना, थाली तक रोटी पहुंचाना, और वो 130 करोड़ को आवाम को फीड करता है। अरे उसका लिहाज करो, उसके ऊपर रहम करो, उसके साथ खेल मत करो, खिलवाड़ा मत करो, वरना आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीम अफजल साहब, आपने आखिर में जो नतीजा दिया कि ना तो किसान वापस जाएंगे ना सरकार में कोई नरमी नजर आती है कानून बदलने की, तो ये बहरहाल एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। और इसमें इस तहरीक की एक बड़ी खूबी है कि इनके जो लीडर्स हैं वो सरकार से बात करने जाते हैं, लंच टाइम होता है तो वो अपना लेकर के जो खाना लेके जाते हैं वो खाना खाते हैं। यानी वो उनमें से मुनाफिक पैदा करने की जो कोशिश हो सकती है, खाना खिला करके उनके बीच में हंस करके, वो मौका भी नहीं दे रहे हैं। तो ये आप देखिए, लंबे अरसे से किसान कभी भी ये मौका नहीं देगा उनको। लेकिन इससे पहले एक मौका दिल्ली के अवाम ने देखा था। कुछ ऐसे ही लोग आए थे, सत्ता पर बैठ गए आकर के, जिन्होंने कहा था कि हम गाड़ियों में नहीं चलेंगे, सरकारी लाल बत्ती नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज इनके घरों पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है। तो एक ड्रामा बहुत बड़ा है, देश के अंदर मौजूद है, और एक दिल्ली में मौजूद है, छोटा ड्रामा। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौजू पर किसी वक्त फिर आपसे हमारी बात होगी। आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मीम अफजल साहब एक तजर्बेकार सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस में एक लंबे वक्त से नेशनल स्पोक्स पर्सन है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और जर्नलिस्ट हैं साथ साथ। इन सारे पार्लियामेंट में भी रहा हूँ। जी जी, पार्लियामेंट में भी रहे, बेशक बेशक, वो तजुर्बा बड़ा जबरदस्त है। जी जी, बेशक मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, राज्यसभा के,
और एक लंबा तजर्बा है मुख्तलिफ सियासी लोगों के दरमियान काम करने का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीम अफजल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।